जय हिंद साथियों। क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये क्लास जो है सीटेट 2023 यानी कि 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर का 2 फरवरी 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके ईवीएस के क्वेश्चंस हैं, यानी कि आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम एक नज़र देखेंगे, बारीकियों से देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं और उनको अप्रोच क्या है हमारा करने का, उसको हम बेहतरीन बनाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जो भी चैनल को सब्सक्राइब न किए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें और क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक भी करिएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आप दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेल द्वारा यात्रा कर रहे हैं। दिल्ली के बाद पड़ने वाला सही क्रम क्या है मुख्य रेल स्टेशनों का। अब समझिएगा, आपसे ये जीएस ईवीएस के माध्यम से आपके जीएस का भी जो समझ है वो यहाँ मापने का प्रयास करता है एग्जामिनर। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है ग्वालियर, भोपाल, नागपुर, विजयवाड़ा, चेन्नई। तो जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है ये ग्वालियर भी पहले पड़ता है, उसके बाद भोपाल, नागपुर, विजयवाड़ा, ये चेन्नई। अगर एक तरह देखा तो ये सही हो सकता है, लेकिन आगे देखते हैं। बी वाला ऑप्शन है ग्वालियर, नागपुर, विजयवाड़ा, भोपाल, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। तो ये थोड़ा मिसमैच लग रहा है। सी देखिए भोपाल, ग्वालियर, नागपुर, चेन्नई, विजयवाड़ा, तिरुवनंतपुरम। तो ये आप ध्यान देंगे तो इसमें क्या है कि भोपाल पहले आ गया है, बल्कि आता है पहले ग्वालियर, तो यहाँ भी मिसमैच हो गया। डी देखिए भोपाल पहले आ गया है और ग्वालियर बाद में आया, तो ये भी मिसमैच हो गया। तो ए वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सबसे सटीक है। देखिए यदि आप दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेल यात्रा कर रहे हैं तो दिल्ली के बाद पड़ने वाले मुख्य रेल स्टेशनों का सही क्रम इस प्रकार है। पहला ग्वालियर पड़ेगा और दूसरा भोपाल, तीसरा नागपुर, चौथा विजयवाड़ा, पांचवा चेन्नई और छठा क्या है तिरुवनंतपुरम। तो इस तरह जो हमारा ए ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। आप सभी ए वाले ऑप्शन को जो है टिक कर लीजिएगा। इस तरह पहला क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, ध्यान से देखिए दूसरे क्वेश्चन को कि कल्पना कीजिए कि आप अपने विद्यार्थियों के साथ विद्यालय में हैं और अचानक भूकंप आ जाता है। भूकंप के दौरान आप किन सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो पिछले हम क्लास में देखे थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सावधानी इन क्वेश्चन में बरतिएगा क्योंकि एक एक शब्द इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। दिया कि सबसे पहला कदम आप इमारत के बाहर दौड़ जाएंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका, दूसरा कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों को भूकंप संबंधित ड्रिल अभ्यास कराएंगे। तो ये तो बिल्कुल गलत है कि आप जब भूकंप आ रहा है उसे सेफ्टी के लिए आप ड्रिल अभ्यास करवाएंगे उस वक्त। सी है डेस्क या मेज के नीचे बैठ जाएंगे। ये बहुत हद तक सही है क्योंकि हमें प्रिकॉशन जब होता है अर्थक्वेक में तो यही प्रिकॉशन दिया जाता है। और डी है खिड़कियों के समीप चले जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए जो हमारा सी वाला ऑप्शन है यानी कि सी वाला, सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। यहाँ पे क्या करेंगे हम कि डेस्क या मेज के नीचे बैठ जाएंगे। टेक कवर अंडर अ डेस्क और टेबल। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस कला रूप में वस्त्रों की रंगाई और प्राकृतिक रंगों जैसे गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से नमूने बनाना शामिल है। तो क्या इसमें सही ऑप्शन होगा इन सभी चारों ऑप्शनों में से, वो हमें टिक के बताना है। फर्स्ट है मधुबनी, दूसरा है वर्ली, तीसरा कलमकारी और तीसरा है फुलकारी। तो इसमें जो सही ऑप्शन जाएगा ये हो जाएगा कलमकारी। क्या हो जाएगा, देखिए कलमकारी कला के रूप में वस्त्रों की रंगाई और प्राकृतिक रंगों जैसे गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से नमूने बनाना शामिल है। यह दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में प्रचलित हस्तनिर्मित कला है। क्या है, हस्तनिर्मित यानी कि हाथ से बनाने वाली कला है। यह चित्रकला सूती कपड़ों पर रंगीन ब्लॉक की सहायता से बनाई जाती है। यह कला मुख्यतः भारत और ईरान में प्रचलित है। भारत में कलमकारी के मुख्यतः दो रूप विकसित हुए हैं। पहला मछली पट्टनम कलमकारी एवं द्वितीय जो है श्रीकला हस्ती कलमकारी जो आंध्र प्रदेश की है। तो इस तरह जो हमारा सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन हमारा है, जिस राज्य से नीरज चोपड़ा संबंधित है उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन। देखिए अगर आप इसमें आपका जीएस भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ईवीएस करने के लिए। अगर आप जीएस स्ट्रांग है तभी आप जीएस इसमें जीएस स्ट्रांग है तो ईवीएस के क्वेश्चन आप एक अच्छा अप्रोच कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपको पता ही नहीं है तो आप क्या जाएंगे, पहले आपको जानना पड़ेगा कि नीरज चोपड़ा किस राज्य से संबंधित है और उसके प्रमुख जो भोजन हैं वो हमें बहुत जानने जरूरी है, तभी हम इसमें कर पाएंगे। बाकी हमारे अप्रोच जो वहाँ पर जीरो हो जाएंगे। देखिए 5वां क्वेश्चन को समझते हैं हम।
सॉरी चौथे क्वेश्चन को कि नीरज चोपड़ा जो है हरियाणा से आते हैं। कहाँ से आते हैं? हरियाणा से आते हैं। तो हरियाणा से अगर आते हैं तो वहाँ का मुख्य भोजन भी हमें जानना चाहिए। तो देखिए हरियाणा का जो मुख्य भोजन है, अभी जो ऑप्शन दिया हम इसके थ्रू करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है कि इडली चटनी चावल सांभर, तो ये तो बिल्कुल ये दक्षिण वाले देशों की है। बी है रोटी दाल राजमा आलू पराठा, तो ये ज़्यादा तक सही है। और देखते हैं सी रोटी सांभर बम्बू करी फिश करी, ये भी नहीं सही है। डी देखिए टैपियोका राइस फिश करी, तो जो टैपियोका है ये भी नहीं खाया जाता है। तो जो हमारा बी वाला ऑप्शन है, ध्यान से देखिए, इसे मैंने कहा ऑप्शन के थ्रू करेंगे हम कि वैसे तो मुख्य भोजन कई तरह के हैं, लेकिन जो ऑप्शन में पूछे गए हैं उन्हीं के आधार पर हमें बताना है। रोटी दाल राजमा आलू पराठा, देखिए पराठा वहाँ बहुत प्रसिद्ध है, राजमा दाल रोटी ये चारों के चारों वहाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। तो इसका जो हमारा बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। बात करेंगे हम पाँचवें क्वेश्चन की। पाँचवा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हिमानी पानी की खाली बोतलों में पानी तेल पेट आदि का भंडारण करती है। किसका? इन सभी चीज़ों का भंडारण करती है। वह इस्तेमाल की गई बोतलों में सुंदर पौधे रोपकर कक्षा की दीवारें सजाती है। वो क्या कर रही है? तो ये तो मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे बहुत आराम से कर लेंगे, क्योंकि ये रीयूजिंग की बात है। क्या है? रीयूजिंग की बात है। जब हम बात करें रीयूजिंग की तो समझिएगा, देखिए रीसाइक्लिंग क्या होता है? पुनः चक्रण, यानी कि किसी को चक्र में लाना, दूसरे को काम में लाना, ये भी हो सकता है। रिड्यूसिंग लघुचरण यानी कम करना। और जब सी की बात करेंगे तो पुनः प्रयोग में लाना। और डी है उच्चक्रण, तो इसका सबसे सटीक और सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, पुनः प्रयोग में लाना। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा वनस्पतिक पौधे के अंश द्वारा उपजता है? अब समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको एक अच्छा अप्रोच चाहिए। उस अच्छे अप्रोच के लिए ही हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं। तो क्या है कि निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा समूह वनस्पतिक पौधे के अंश द्वारा उपजता है? तो वनस्पति पौधे के अंश द्वारा कौन सा उपजता है? ध्यान से देखिएगा, जो आपका ये ऑप्शन है इसको भी ऑप्शन थ्रू करेंगे। पहला ऑप्शन है कि धान गेहूँ जई यानी कि ओट, और बी है शुगर केन यानी गन्ना आलू पत्ता गोभी, सी है पोटैटो यानी कि आलू गुलाब गन्ना, और डी है गेहूँ गन्ना चावल। तो इसका जो सबसे सही ऑप्शन जो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन कैसे हो जाएगा? जैसे इसमें आलू गुलाब और गन्ना दिया है, तो ये सभी जो है ना पौधे का एक ऐसा वनस्पतिक समूह है जो पौधे के अंश द्वारा उपजता है। क्या होता है? पौधे के अंश द्वारा उपजता है। 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य पदार्थों के उस समूह का चयन करिए जिन्हें पौधे के एक भी भाग से प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है सेब आलू टमाटर गन्ना, बी है पालक अदरक गन्ना गाजर, सी है गन्ना आलू अदरक कमल डंठल, और डी है आपका पालक पत्ता गोभी जीरा और आलू। तो इसका सबसे सही ऑप्शन जाएगा, ध्यान से देखिए, इसका भी हमें सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन हम टिक करेंगे। गन्ना आलू अदरक कमल डंठल ये पौधे के तने से प्राप्त होने वाले फसल हैं। क्या है? पौधे के तने से प्राप्त होने वाले फसल हैं। अब बात करेंगे हम 8वें क्वेश्चन की, जो एकदम हूबहू रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्योंकि ईवीएस में आपके रीजनिंग क्वेश्चन को वो पुट करेगा। क्वेश्चन जो यानी कि जो आपके एग्जामिनर हैं वो प्रयास करेंगे ईवीएस में 3-4 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के ऐसे हूबहू यानी कि डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो पूछने का। तो देखिए ऑप्शन हम कथन पढ़ते हैं, उसके आधार पे हम क्वेश्चन करेंगे। ए जो है बी के अभिभावक हैं, यानी कि माता या तो पिता है, ये कंफर्म नहीं है कि माता है कि पिता है। बी जो है सी के पिता है, बी सी के पिता हैं। डी जो है बी की पत्नी है। ए और डी के बीच क्या संबंध है? तो इसको हमें बताना है अपने दिमाग का यूज़ करके, अपने पेन और कॉपी का यूज़ करके। तो बिल्कुल एकदम धैर्य बना के अपने जब भी पेपर हॉल में बैठिएगा आप धैर्य बना के, ये ना बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपसे कैसा क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इसको बिल्कुल धैर्य बना करना है। तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ आप सीधा सीधा कर सकते हैं क्या कि आप ए लिख दीजिए। क्या करिए, ऊपर सबसे पहले ए लिख दीजिए। अब ए क्या है आपका? क्या लगा कि ए जो है बी के अभिभावक हैं। तो अगर मैं यहाँ बी लिख दूँ, बी यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, तो बी का जो अभिभावक है कौन? ए।
अब यहाँ पे बी जो है किसका अभिभावक है, ए बी के अभिभावक हैं, तो ये मेल है फीमेल ये नहीं पता बी। फिर बात करेंगे कि बी जो है सी के पिता हैं, बी जो है अब सी के पिता है। अगर ये सी के पिता हैं तो समझिएगा ए और सी भाई बहन चाहे भाई भाई हुए कि नहीं हुए। तो अगर इस तरह अभिभावक हैं, अभिभावक इस तरह भी कर सकते हैं कि अभिभावक हुए तो श्योर नहीं है कि लड़का हो सकता है पुत्र वधू भी हो, तो बहू का भी जो अभिभावक होते हैं वो लड़के के माता पिता ही होते हैं। तो इस तरह से अभी हम श्योर नहीं कर पाते हैं मेल और फीमेल। बाकी ये हमारा श्योर हो चुका है, ये मेल है, क्या है, बी जो है मेल है। फिर कह रहा है कि डी जो है वो बी की पत्नी है, किसकी, जो डी है, यानी कि अगर हम यहाँ के डी को दिखा दें, डी जो है ये फीमेल हो गई, क्या हो गई, फीमेल हो गई। तो ये जो है आपकी बी की पत्नी हो गई। तो अब इसमें पूछ क्या रहा है कि ए और डी के बीच क्या संबंध है, ए और डी के बीच क्या संबंध है, किससे, ए और डी के बीच क्या संबंध है। तो अब हम ऑप्शन पढ़ेंगे और ऑप्शन से करने का प्रयास करेंगे। पहले हम निकाल लेते हैं, देखिए कि हमारा जो ये आप डी जो देखें, डी ये हो सकता है इन केस डी इज़ डॉटर इन लॉ, यानी कि डी जो है एक ही पुत्र वधू है, तो ये तो नहीं हो सकता है। इस ऑप्शन में जो है इसमें ये क्लियर हो गया कि ये नहीं हो सकता है। सॉरी, ये एकदम राइट ऑप्शन है। जो डी है एक ही पुत्र वधू है, क्या है जो डी है वो एक ही पुत्र वधू है, क्या है, डी जो है एक ही पुत्र वधू है, क्योंकि यहाँ ए जो है ये अभिभावक था किसका, बी का, तो बी का अभिभावक था, तो इसकी जो ये पुत्र वधू हो जाएगी, लड़के की पत्नी है, तो पत्नी से क्या रिलेशन होगा ससुर का, पुत्र वधू का। तो इस तरह जो हमारा ऑप्शन है ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। बात करेंगे हम 9वें क्वेश्चन की। 9वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से किसका फैलाव यानी कि छितराव अधिकांशतः पशुओं द्वारा होता है। फर्स्ट है सनफ्लावर यानी सूरजमुखी, बी है आक, सी है आम और डी है कोकोनट। तो इसका जो सही ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा आम, क्या हो जाएगा, आम। देखिए पशुओं द्वारा जो फैलाव होता है, आम का बीज जानवरों के फेर पर पकड़ते हैं और अपने मूल पौधों के दूर विभिन्न स्थानों पर ले जाते हैं। जैसे ये शुद्ध रूप से आप इतना जानिए कि ये जो है जानवरों द्वारा इसका जो फैलाव होता है आम का, ये मुख्य रूप से पशुओं द्वारा ही होता है। बात करेंगे हम इस क्लास की आखिरी क्वेश्चन जो 10वें नंबर की है। चिड़ियों के उस समूह की पहचान करिए जो अपनी भोजन संबंधी आदतों के आधार पर एक दूसरे से समानता रखती हैं। फर्स्ट है मोर, तोता, कबूतर, बी है तोता, कौवा, उल्लू और सी है उल्लू, बाज, चील और डी है कठफोड़वा, गिद्ध और कोयल। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ध्यान से, सी वाला ऑप्शन को हम टिक कर रहे हैं। उल्लू, बाज और चील, क्या हो जाएगा, उल्लू, बाज और चील। उल्लू, बाज, चील यह सभी पक्षी जो अपनी भोजन संबंधी आदतों के आधार पर दूसरे समान रखते हैं। ये तीनों मांस भक्षी चिड़िया के अंतर्गत आते हैं। किस में आते हैं, ये तीनों मांस खाने वाले श्रेणियों में आते हैं। बाकी देखिए इसमें पीकॉक की अगर बात करेंगे आप, तो पीकॉक आपका सर्वहारी हो जाएगा, सॉरी शाकाहारी, पैरट भी, पिजन भी, तीनों हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पैरट भी हो जाएगा आपका शाकाहारी, यहाँ देखिए आपका कोयल भी शाकाहारी हो जाएगी। तो यही जो है मांसाहारी है। तो इस तरह जो अपने आदत के साथ जो है ये अलग हो रहे हैं इन चारों ऑप्शन से। तो ये यहाँ क्वेश्चन का ऑप्शन जो है सी सही हुआ। इस तरह जो हमारा क्लास है यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा। और कोई भी आपको दिक्कत हुई क्लास को समझने में तो आप कमेंट करके वो भी पूछिएगा कि क्या दिक्कत आपकी हो रही है, क्या दिक्कत हो सकती है, वो हम और आप डिस्कस करेंगे। और अगली क्लास जो है आपकी जल्द आएगी। इसके बाद जो 11वें नंबर से 20 नंबर तक क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर आपसे विदा लेने का वक्त आ चुका है। आपसे फिर मैं यही कहूँगा, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जहाँ भी रहिए एकदम मस्त रहिए। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।